हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश 4.5 दी ओल्ड मैन एंड द सी बुक रिव्यू। बच्चों, ये एक बहुत ही प्यारी सी नॉवल है अर्नेस्ट हेमिंग्वे की, जो एक अमेरिकन राइटर थे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम लेसन बताने से पहले थोड़ी सी हेमिंग्वे के बारे में बता देना चाहते हैं। इनका नाम है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ओके, अर्नेस्ट हेमिंग्वे बच्चों ये जो है एक अमेरिकन राइटर रह चुके थे और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नावल लिखे थे। ये जो नावल आज हम पढ़ने वाले हैं ना, पता है आप लोग को, ये 1951 में लिखा गया था और 1952 में इन्होंने पब्लिश की। ओके, और 1953 में इसको पुलित्जर प्राइज़ भी मिल गया। आई बात समझ में? तो बच्चों, इन्होंने इस नावल में स्पेशली ये चीज़ बताई है कि मतलब हमें हार नहीं मानना चाहिए, एकदम लास्ट तक हमें संघर्ष करना चाहिए, स्ट्रगल करते ही रहना चाहिए और हमें कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलती है। तो कुछ ऐसा ही इस नावल में है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। ओके, आप ध्यान से सुनेगा, बहुत इंटरेस्टिंग ये नावल है। इसमें बच्चों देखो, मैं थोड़ा बता देती हूँ। इसमें जो है ना, एक बूढ़ा आदमी रहता है सैंटियागो नाम का, ठीक है, एक फिशरमैन होता है। इसके संघर्ष की बात है और एक फ़िश जो है जो पकड़ी जाती है वो भी बहुत स्ट्रगल करती है अपनी लाइफ के लिए। तो चलो शुरू कर ही देते हैं अब इसको। An old and experienced Cuban fisherman has a run of a terrible bad luck and is unable to catch any fish for 84 days. देखो बच्चों, एक बूढ़ा आदमी कौन रहता है पता है आप लोग को? सेंटियागो, उसका नाम सेंटियागो, जो यहाँ पे लिखा नहीं है, सेंटियागो। ओके, ये बच्चों बहुत शॉर्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, ये पूरा आपका। ओके, तो सेंटियागो जो ओल्ड आदमी, जो फिशरमैन, बहुत एक एक्सपीरियंस्ड, क्यूबा एक कंट्री है, वहाँ के रहने वाले को क्यूबन बोलते हैं। जैसे आप इंडिया में तो इंडियन बोले जाते हो ना, वैसे ही क्यूबन फिशरमैन था वो, ठीक है। वो पिछले पता है 84 डेज़, पूरे 84 डेज से एक मछली पकड़ना चाहता था और एक भी मछली वो पकड़ नहीं पाया। इतना स्ट्रगल किया वो, 84 डेज से लगातार वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। हिज यंग एंड डिवोटेड अप्रेंटिस Manolin has been forced by his parents to start working with another fisherman. ऐसा है बच्चों, उसके पास ना एक उसका मतलब बहुत विश्वास पात्र इसको बोलते हैं। अप्रेंटिक मतलब देखो, जो किसी चीज़, किसी व्यापार के लिए, मतलब किसी ट्रेड को सीखने के लिए किसी के अंडर में हम जो काम करते हैं, आई बात समझ में? तो उसके अंडर में काम करता था मैनोलिन नाम का एक लड़का, जो उसका बड़ा भक्त था, उसकी बात को मानता था, हर चीज़ उसकी वो सुनता था। मैनोलिन नाम का वो लड़का था, ये ध्यान देना। उसके पेरेंट्स से उसको फोर्स किया कि तुम ऐसा करो कि अब इसके साथ मत सीखो, ये तुमको क्या फिशिंग सिखाएगा जो खुद 84 डेज से इतना स्ट्रगल कर रहा है। तो तुम अभी दूसरा कोई फिशरमैन चूज़ कर लो, मछली पकड़ना सीखो किसी दूसरे फिशरमैन से। आई बात समझा रहा है आपको? हाँ, आगे चलते हैं। द ओल्ड मैन रिजोल्व्स टू सेल। हाँ, कहाँ गए हम लोग? एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। हाँ, by his parents to start working. हाँ, the old man resolves to sail out further than all the other fishermen and attempt to catch the really big fish. जो ये बूढ़ा आदमी था, आपको नाम याद है ना मैंने क्या बताया था? उसका नाम मैंने आप लोगों को बताया था सेंटियागो। ओके, सेंटियागो जो बूढ़ा आदमी, वो अब आगे जाके वो थोड़ा ना अपनी नाव को आगे ले गया। ये जो और भी सब मछुआरे थे और भी सब फिशरमैन थे, मछली पकड़ ले रहे थे ना, तो ये सोचा कि मैं भाई आगे जाके थोड़ा अपना ट्राई करता हूँ, आगे जाके शायद कि मुझे बड़ी मछली मिल जाए, ठीक है। तो अपनी बोट को वो आगे ले गया। ऑन द 85th day he succeeds in hooking a marlin with his bait, but the marlin is too strong for him and starts pulling the boat. अच्छा, इनको सफलता तो मिली, कब मिली? ऑन द 85th डे। 85th डे, आई बात समझ में? 85th डे को उसको सफलता मिली और उसने एक मर्लिन नाम की एक बड़ी सी, मतलब वो फ़िश का जो टाइप है ना मर्लिन, ओके, वो बहुत बड़ी फ़िश होती है, तो उसको उसने पकड़ लिया। लेकिन पता है उसको पकड़ने के बाद वो इतनी हैवी थी ना कि ऐसा लगता था कि ये, ऐसा लगता क्या था, इनकी बोट सच में वो जैसे वो
खींच लेती थी, ऐसा लगता था कि वो खींच रही है। जैसे अगर आप एकदम दुबले पतले हो और आप कोई मतलब किसी होल में, किसी खड्डे में कोई एक एकदम बहुत फैटी लड़का गिर गया है, अगर आप ऐसे हाथ नीचे ऐसे करके उठाने जाओगे, उसको हाथ दोगे, वो आपको पकड़ेगा, वो तो आप उसको तो नहीं खींच पाओगे, वो आपको हल्का भी पकड़ेगा तो आप ही नीचे चले जाओगे। वो हालत हुई थी इसकी। तो ये जो ऐसी फैटी जो थी, बड़ी सी जो फिश थी, मर्लिन, ओके, मर्लिन मछली, वो फंस तो गई लेकिन उसकी बोट एकदम खींची जा रही थी उसके वजन से। द ओल्ड मैन एंड द सी इज द स्टोरी ऑफ द ओल्ड मैन स्ट्रगल विद द मर्लिन एंड हिज लेटर बैटल अगेंस्ट शार्क्स। अच्छा बच्चों, ये जो कहानी है ना, ये जो नॉवेल है ओल्ड मैन द सी वाला, ये जो स्टोरी है, इसमें आपको स्ट्रगल मिलेगा इस बूढ़े आदमी की और उस फिश की, मर्लिन फिश की। और पता है उसके बाद इसमें इतना बड़ा ये नहीं दिया है, स्टोरी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मर्लिन फिश को पकड़ के लेके जाता है ना, बोट, ये जो है फिशरमैन जब लेके जाता है बच्चों, तो उसका जो ना ब्लड सी में उसका ब्लड पूरा मतलब जाता है, तो बहुत सारे शार्क, ये यहाँ मेंशन नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ जो रियल में इसकी कहानी है। तो जो ब्लड है ना, ब्लड से अट्रैक्ट हो रही थी शार्क, और शार्क उसको फॉलो करने लगे, इतने सारे शार्क सब फॉलो करने लगे। वो बेचारा बूढ़ा आदमी, वो इतना परेशान हो गया था कि इतने दिनों के बाद तो एक बड़ी सी मछली में पकड़ा, और उस मछली को खाने के लिए शार्क मछली सब फॉलो करने लगे। सब शार्क मछली उसको खा गए थे, बस वो हड्डी लेकर गया था वहाँ पर अपने घर, आई बात समझ में, फिर उसको बाहर ही छोड़ देता है। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग नॉवेल है। सोशल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, देखो इसमें क्या है, आई बात समझ में। देखो हेमिंगवेज जो है, जो हमारे अर्नेस्ट हेमिंगवे जो अमेरिकन राइटर हैं, नॉवलिस्ट जो हैं, ये इनकी कहानियाँ किस पे बेस्ड है वो हम इसमें देखेंगे। ओके, हेमिंगवेज नॉवल इज़ बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स एंड इट ऑल्सो ड्रॉज हैविली ऑन हिज ओन लाइफ। बच्चों क्या है ना, इनकी जो नॉवल है ना, एकदम रियल बातों पे बेस्ड रहती थी। ऐसा नहीं कि एकदम से मनगढ़ंत बातें हो, कॉक एंड बुल स्टोरी नहीं, ये एकदम रियल, जैसे ऐसा लगे ना जैसे किसी के साथ जो बात हुई रहती थी उसी को कुछ ऐसा थोड़ा प्लस माइनस करके उसमें मतलब वो एक स्टोरी बना देते थे। ठीक है, इसलिए बोला गया कि उनकी जो रियल बेस्ड स्टोरी हुआ करती थी। ओके, और खुद की लाइफ की बातें उन्होंने इसमें डाली है। ही हैड एक्सपीरियंस ऑफ फिशिंग इन द Cuban waters and like the old man, he was also a fan of baseball. बच्चों ये जो खुद हेमिंगवे जो है ना, एक बहुत ही अनुभवी, बहुत एक्सपीरियंस फिशरमैन थे। आई बात समझ में, क्यूबन वाटर में वो भी बहुत अच्छे से मछली पकड़ने का काम करते थे, बहुत अनुभवी थे वो जो बूढ़ा आदमी था ना उनके जैसा ही। और वो जो बूढ़ा आदमी ना, उसको बेसबॉल बहुत पसंद था, तो क्या लिखा है, ही वॉज ऑल्सो अ फैन ऑफ बेसबॉल के वो भी बहुत फैन थे। He worked for the Red Cross during the First World War and was injured by shrapnel when he was in Italy. देखो बच्चों, वो रेड क्रॉस के लिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो रेड क्रॉस के लिए उन्होंने बहुत काम किया था, और वो जख्मी हो गए थे श्रापनेल से। श्रापनेल एक बड़ा कोई पत्थर होता है, ठीक है, पत्थर बोलोगे आप उसको, उससे उसको चोट लगी थी जब वो इटली में थे ना, तो उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उन्होंने रेड क्रॉस के लिए काम किया था, और उनको एक ऐसे नुकीले पत्थर से चोट लग गई थी। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोग को, इटली में थे वो। हेमिंगवे ऑलवेज टॉक्स अबाउट द नीड टू स्ट्रगल अगेंस्ट डिफीट और डेथ एंड हाउ डिटर्मिनेशन एंड endurance can help one to win in this struggle. हेमिंगवे हमेशा बातें करते थे किस चीज़ की, अबाउट द नीड टू स्ट्रगल करने के मतलब स्ट्रगल हमें करनी चाहिए, हमें स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, इसके बारे में हमेशा बातें करते थे। अगेंस्ट डिफीट और डेथ, पराजय और मृत्यु के खिलाफ हमें स्ट्रगल करनी चाहिए, हम इसके बारे में हमेशा बातें किया करते थे। और ये मतलब बात करने की ज़रूरत है, हमें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, वो हमेशा इसके बारे में बातें करते थे। किसके अगेंस्ट, डिफीट और डेथ, एंड हाउ डिटर्मिनेशन एंड एंड्योरेंस कैन हेल्प वन टू विन इन दिस स्ट्रगल। और ये बताते थे बच्चों कि किस तरह से डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प, और एंड्योरेंस मतलब क्या होता है पता है, पेशेंस, किस तरह से दृढ़ संकल्प और जो पेशेंस होता है वो किस तरह से हमें स्ट्रगल दिलाई देता है, हमारी जीत हो ही जाती है, हम जीत सकते हैं। अगर हमारे पास, अगर आपने कोई चीज़ मतलब
एकदम से ठान लिया, डिटर्मिनेशन मतलब आपने जो ठान लिया एकदम से ना, वो अगर आपके अंदर है वो, और थोड़ा पेशेंस भी होना चाहिए, वो अगर है तो आप कैसा भी स्ट्रगल आप जीत सकते हो, कर सकते हो मतलब। द ओल्ड मैन इज़ एट द एंड ऑफ द नॉवल वेरी नियर डेथ। देखो बच्चों, इस जो नॉवल में ना, वो ये जो नॉवल है बच्चों, इसमें जो हमारा जो बूढ़ा आदमी फिशरमैन, वो मृत्यु के बहुत करीब था, ठीक है। उसके जो ना बच्चों, उसकी एक तो शार्क उसको बहुत पीछा कर रहे थे, इसमें इतना लिखा नहीं है, शार्क बहुत पीछा कर रहे थे, शार्क से बहुत डर रहा था वो, और इतनी हैवी मछली लेके जा रहा था, वो लोग उसको खा ही गए। तो इतना डर के, कितना तेज़ी से, एक बार तो वो ऐसा लगा कि बेहोश भी हो जाएगा, इतना उसने संघर्ष किया था, इतना जूझा इन लोगों से। इसलिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो ओल्ड मैन है ना, एकदम एकदम मृत्यु के करीब था इस नॉवेल में। बट वी नो दैट द स्टोरी ऑफ हिज सफरिंग एंड लॉस विल लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ द पीपल ऑफ हिज विलेज। पर हमें पता है बच्चों, हमें जानते हैं, अच्छा हम क्या है, टेल्स ऑफ हिज, हम देखो ये जो संघर्ष है ना, ये संघर्ष इसकी जो है, तो ये हमेशा अल्टीमेटली हिज स्टोरी बिकम्स, नहीं, द ओल्ड मैन इज, अंत में हम लोग कहाँ, बट वी नो दैट द स्टोरी, हमें पता है बच्चों कि ये जो सफ़र, ये जो है, इसकी जो संघर्ष की कहानी इसके गांव के लोगों में क्या हो जाएगी, यादों में हो जाएगी। आई बात समझ में, हम जानते हैं ये स्टोरी में जो ये सफ़र इतना इसने किया था ना, तो इसकी जो बातें हैं, जब ये गया ना बच्चों, अपना एक बड़ी सी मछली का बस कंकाल था, तो सब गांव वाले सब बाहर आके देखे, और भी सब फिशरमैन आके देखे, तो इतना तो उनको पता चला ना कि इसने आज बहुत बड़ी मछली पकड़ी थी। इसके लिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये गांव वालों के यादों में इसकी मतलब बातें, उनके गांव वाले के इंसानों में मतलब ये बातें आ गई। ओके, अल्टीमेटली हिज स्टोरी बिकम्स वन ऑफ ट्रायम्फ बिकॉज द टेल्स ऑफ हिज लाइफ विल लाइव ऑन इवन आफ्टर हिज डेथ। देखो बच्चों, आखिरकार उसकी जो कहानी है ना, उसकी कहानी ट्रायम्फ मतलब विजय, ठीक है, विजय मतलब उसकी कहानी क्या बन गई, एक विजय में से एक, बहुत सारे जो विजय होती है, बहुत सारे जो लोग बहुत बड़े विनर होते हैं, उसमें से एक ये भी विनर ही बन गया था। क्योंकि पता है जो ये द टेल्स ऑफ हिज लाइफ विल, उसके जो देखो लाइव मतलब के साथ जीवंत, एकदम जिंदा दिल, ऑन इवन आफ्टर हिज डेथ मतलब मृत्यु के बाद भी अगर वो मर भी जाता ना, अगर इस स्टोरी में ये स्ट्रगल करते करते ऑफ भी हो जाता, मतलब डेथ को भी चला जाता ये, तो भी इसकी जो बातें हैं, इसका जो जीवन है ना, एकदम से क्या हो जाता, एकदम जीवन, एकदम लाइव हो रहता कि हाँ, ये इसने मरते मरते जैसे अमर हो जाने वाली बात यहाँ पे आ गई है। तो उसको हम ये नहीं कहते कि वो ओल्ड मैन हार गया, ऐसा नहीं, वो अगर मर भी जाता तो कैसा होता कि वो मतलब जिंदा है, लाइव। ओके, द नॉवेल वॉज पब्लिश्ड इन 1952। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये नॉवेल लिखा तो गया था 1951 में, लेकिन पब्लिश क्या हुआ बच्चों 1952 में, व्हेन पीपल वर ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम द मास डिस्ट्रक्शन रॉट बाय द 2 वर्ल्ड वॉर्स, and this tale of endurance and ultimate triumph immediately struck a chord with the readers। ये स्टोरी कब की पता है, जब ये दो देशों में जो लड़ाई हुई थी ना, भयंकर बहुत लड़ाई जब हुई थी, बहुत नुकसान हुआ था, उससे लोग बस वही रिकवरी कर रहे थे अपना, उस समय की ये स्टोरी है। एंड दिस टेल जो है ना बच्चों, मैंने आप लोग को बताया था एंड्योरेंस मतलब होता है पेशेंस। दिस स्टोरी, देखिए, दिस टेल ऑफ एंड्योरेंस एंड अल्टीमेट ट्रायम्फ इमीडिएटली स्ट्रक अ कोड विद द रीडर्स। ये जो भी इस कहानी को पढ़ता है, ठीक है, तो जो रीडर होते हैं ना, मतलब स्ट्रक अ कोड का मतलब ऐसे होता है एक ही राग अलापना। आई बात समझ में, एक ही बात सबके मन में आ जाती है क्या, ये पेशेंस, ठीक है, हमें मतलब पेशेंस रखना चाहिए। ओके, और बाद में हमारी विजय तो होगी ही होगी। और अचानक से इसमें देखो पेशेंस रखा और अचानक से उसको एकदम क्या हुआ, इसमें इस कहानी में क्या है, वो संघर्ष करता गया, और अचानक से हम इसमें देखते हैं कि रीडर को ये पता चल जाता है कि अरे उसकी जीत हो गई। ओके, राइटिंग स्टाइल क्या है आइए देख लेते हैं। हेमिंग्वेज लैंग्वेज इज सिंपल एंड पिथी। हेमिंग्वे जो है, हमारा जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे है ना,
थे। इनका जो लैंग्वेज है बच्चे बहुत ही सिंपल और कैसा क्योंकि मतलब बहुत ही थोड़ा सीरियस, ओके, बहुत ज़्यादा ऐसा बहुत फनी नहीं हुआ करता था। ही मोस्टली राइट्स इन शॉर्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंसेस एंड प्रैक्टिसेस एन एक्सट्रीम इकोनॉमी इन हिज यूज ऑफ वर्ड्स। बच्चों ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते थे, घुमा फिरा के नहीं लिखते थे, सीधी बात, जो बात कहना चाहते थे वो सीधा लिख देते थे। उसके लिए बहुत ज़्यादा वो ऐसा कुछ रिफरेंस नहीं बनाते थे, सीधा वो लिख देते थे। और इकोनॉमी इसलिए बोला गया है कि एकदम इकोनॉमी इसलिए बोला गया बच्चों यहाँ पे कि वो जैसे गिनती होती है ना, जैसे एकदम कम कम वर्ड यूज़ करते थे और अर्थ उसका बहुत बड़ा हुआ करता था। आई बात समझ में? दिस सिंप्लिसिटी इज देखो डिपेक्टिव एंड अ रीडर कैन रीड हिज वर्क अगेन एंड अगेन एंड फाइंड न्यू लेयर्स ऑफ मीनिंग एवरी टाइम। इनकी जो सिंप्लिसिटी है ना बच्चों, इनकी देखो देखो ये जो सिंप्लिसिटी क्या है, डिपेक्टिव। डिपेक्टिव मतलब बच्चों जो भ्रम कर देना, कंफ्यूज कर देना। रीडर जब पढ़ता था ना, जब कोई भी रीडर पढ़ता है इनकी कहानी को, इनकी नॉवेल को, तो कभी कभी वो अलग बार बार जब जब पढ़ेगा ना तब तब वो अलग अलग वो मीनिंग निकालता है। आई बात समझ में? आप जब जब पढ़ोगे इसको तो कभी कुछ मीनिंग निकालोगे, कभी कुछ और मीनिंग निकल जाता है। तो इसलिए यहाँ पे डिपिक्टिव बोला गया। इनका जो स्टाइल है ना सिंपल तो था पर थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजिंग। माई थाट्स, चलो देख लेते हैं मेरा विचार। आई फर्स्ट रेड दिस नॉवल ईयर्स अगो, मैंने मतलब कई सालों पहले मैंने ये नॉवल पढ़ी। तो क्या हुआ? वेन आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट एट ऑल एंड वॉज लेफ्ट अनइम्प्रेस्ड। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मुझे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ा। ओके, मैं इम्प्रेस नहीं हुआ। इन स्पाइट ऑफ दिस अ विविड इमेज रिमेन विथ मी। इसके बावजूद मेरे अंदर जो है ना, मतलब विविड मतलब कैसा, बहुत सारे हमारे ये जो इमेजेस छोड़ दिया इसने हमारे ऊपर, बहुत सारे क्या छोड़ दिए बच्चों? विविड मतलब एकदम क्लियर इमेज छोड़ दिया मेरे ऊपर, एकदम क्लियर इमेज आ गया। किस चीज़ का देख लेते हैं। एन ओल्ड मैन होल्डिंग ऑन टू हिज फिशिंग लाइन विद द लास्ट ऑफ हिज स्ट्रेंथ। अपने आखिरी दम तक, ये जो हमने मतलब पढ़ने के बाद इतना तो पता चला कि एक कोई बूढ़ा आदमी था जो कि एकदम एंड तक जितनी ताकत थी वो मतलब फिशिंग करता रहा। ओके, रिसेंटली आई रेड दिस बुक अगेन, और हाल ही में मैंने दोबारा ये बुक पढ़ी तो क्या हुआ? वॉज एक्सट्रीमली मूव्ड। एकदम से मतलब मैं कुछ और मीनिंग उसका निकला एकदम से, मतलब वो जो कुछ और पता चला होगा, जो भी ये कोई है ओके, वो बता रहा है कि जब मैंने दोबारा पढ़ा, ये रीडर यहाँ पे रीडर बन के बताया जा रहा है कि कैसे, जैसे आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ रही हूँ, कोई भी पढ़ रहा है, तो ये अलग अलग व्यू दिया जा रहा है कि जब हमने पहली बार पढ़ा तो कुछ समझ में नहीं आया, मेरे पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, दूसरी बार पढ़ा कुछ दिन बाद में तो थोड़ा सा कुछ एकदम से मूव हो गया माइंड। द फॉर्मिडेबल strength of the old man's character, the quiet devotion of the empathetic Manolin and the leadership, and the relationship between the two are heartwarming. देखो बच्चों, ये सबसे पहली बात तो ये देख लीजिए, फॉर्मिडेबल का मतलब होता है बहुत रेस्पेक्टफुल, ठीक है। द फॉर्मिडेबल स्ट्रेंथ ऑफ द ओल्ड मैन, देखो जो बूढ़े आदमी का जो कैरेक्टर ना बड़ा ही रेस्पेक्टफुल है, क्योंकि पता है वो जो एक आदमी था, एक लड़का मेलोनी नाम का, बहुत इनके ऊपर विश्वास करता था इतना। इसके डैडी, इसके मम्मी सब लोग बोलते थे ना कि इसके साथ मत सीखो, तुम्हें क्या सिखाएगा। इसके बावजूद वो हमेशा बाद में छोड़ तो दिया, लेकिन इनकी वो ना हमेशा हेल्प किया करता था, बहुत बिलीव करता था इस बूढ़े से आदमी में। ओके बच्चों, और इसका रिलेशन इन दोनों का बहुत ही प्यारा था, बहुत हार्ट वार्मिंग, बहुत एकदम एक दूसरे को खुश करने वाला, बहुत प्यारा रिलेशन था। Hemingway's descriptions of the sea and the creatures of the water are beautiful. हेमिंगवे ने, हमारे जो ये अर्नेस्ट हेमिंगवे हैं, इन्होंने जो सी का वर्णन किया है बच्चों, आपके जो नॉवल में बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, ये नॉवल काफ़ी बड़ा है और इसमें बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से ये बताया गया है। हालांकि आप लोगों को बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, लेकिन रियल में देखा जाए तो इन्होंने बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है वाटर के अंदर जो क्रीचर्स हैं उनका बहुत अच्छे से इनको डिस्क्राइब किया है। कौन? हेमिंगवे ने। ओके, द मलिन्स फाइट्स फॉर इट्स लाइफ डेस्परेटली एंड इट्स हार्ड टू नो वेदर आवर sympathies should lie with the old man or with the Merlin. देखो बच्चों, जो मर्लिन जो फिश थी ना, वो
एकदम जी जान से लड़ाई करती है, बहुत सख्ती से, जितना उसके पास ताकत थी उतनी ताकत लगा के वो लड़ाई करती है। तो अब बताओ बेचारी मर जाती है। तो अभी हम ये नहीं समझ पाते हमारी सिंपैथी उसके साथ है कि नहीं, आप पहले बताइए। हम ये सोचते हैं ना ये नॉवल पढ़ने के बाद, देखो ओल्ड मैन की भी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो जो अपनी लाइफ बचाना चाहती थी उसकी भी लाइफ इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मर्लिन जो है ना लड़ाई करती है अपना पूरा जी जान लगाकर अपनी लाइफ बचाने के लिए। आई बात समझ में। एंड इट्स हार्ड टू नो वेदर आवर सिंपैथीज शुड लाई। अब हम ये सोचते हैं कि हमारी जो सिंपैथी है, हमारी जो सहानुभूति है, वो ओल्ड पर्सन के साथ रहे या फिर उस मर्लिन के साथ रहे। हमारी सिंपैथी किसके साथ रहे, हम किसके लिए मतलब वो दया दिखाए। आई बात समझ में। इसलिए बोला है थोड़ा कन्फ्यूजिंग रहता है। But as the novel progresses, the old man and the Merlin are inseparably linked because both stand for the same ideal, that is a noble struggle against destruction. देखो बच्चों, लेकिन जब हम नावल जब बाद में और आगे पढ़ने लगते हैं ना, जब और आगे आप जाओगे तो ये जो बूढ़े आदमी हैं और जो मर्लिन है, ये लोग जो है ना एकदम मतलब अलग नहीं है। मतलब ये इनका एकदम मतलब एक दूसरे से लिंक है वो। क्योंकि देखो उसकी फ़िश की भी लाइफ बचाना, उसको भी हक है अपनी ज़िंदगी बचाने का, और वो जो ओल्ड मैन है उनको भी ज़िंदगी बचाने का हक है। तो इसलिए बोला गया है कि लिंक है, क्योंकि बोथ स्टैंड फॉर द सेम आइडियल, क्योंकि दोनों का सेम ही आइडियल था ना, जीवन बचाना। दैट इज़ अ नोबल स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन। इन दोनों का जो है ना एक ही बात ये था, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रगल करना, ये विनाश डिस्ट्रक्शन के खिलाफ स्ट्रगल करना, इन दोनों का एक ही मकसद था। आई बात समझ में बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया बच्चों या कुछ प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, और भी कुछ और चीज़ें अगर समझाना है, कुछ ग्रामर के ऐसे टॉपिक्स, मैंने बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक्स डाले हुए हैं, नरेशन वगैरह और बहुत सारे हैं, आप हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हो। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।